अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसराइल यमनी मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ एक नए महाज की तैयारी कर रहा है जो ख़ित्ते में इसकी न सिर्फ ख़त्म होने वाली जंगों में से एक और बाब है और जो फ़लस्तीन के कब्ज़े की हदूद से बहुत आगे फैल कर एक नई जंग है। दूसरी जानिब सीरिया में इसराइल के हमले में एटम बम के इस्तेमाल पर दुनिया भर में तशवीश है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यमन के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें कहा गया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यमन के ख़िलाफ़ कहा कि जदोजहद अभी शुरू हुई है और उसने मज़ीद कहा कि तल्ख़ इंजाम तक मारेंगे और कहा कि जब तक यमनी सबक नहीं सीख लेते ये सिलसिला जारी रहेगा। इब्तदाई तौर पर काबिज़ हुकूमत यमन को हमास या हिज़्बुल्लाह से कम ख़तरनाक समझती थी और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में यमन ने अपने हमले बढ़ा दिए, जिसकी वजह से रोज़ाना लाखों इसराइलियों को बम शेल्टर्स में पनाह लेना पड़ रही है। हाल ही में अगर बात करें तो यमन की तरफ से दागे गए एक मिसाइल ने 19 दिसंबर को तेल अवीव के अंदर एक मोहल्ले में निशाना बनाया, जबकि इसराइल ने गज़ा ख़ास तौर पर शुमाली गज़ा में अपनी जंगी जराइम की कार्रवाइयाँ जो ही तेज़ की तो फिर इस तमाम सूरत हाल में उन्होंने 10 हमले किए। पिछले 2 हफ्तों के अंदर 14 दिनों के अंदर 10 हमले। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक इसराइली ओहदेदार जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट को उसने कहा कि इसराइल जो है वो ये कह रहा है, ये देख रहा है कि यमनी अफवाज टेक्नोलॉजी के एतबार से ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, जबकि हम उन्हें कम तसव्वुर करते थे। उन्हें कम नहीं समझा जाना चाहिए। उसने मज़ीद कहा कि ईरान की मदद से यमन ने अपने मकासद के असूल के लिए अमली इक़दामात उठाए हैं, जिसमें वो कामयाब रहा है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इनके ड्रोन, मिसाइल और प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो इसराइल के एक बार मशहूर दिफाई निज़ाम जो उनका है उसको चकमा दे रहे हैं मुसलसल, जिससे इसराइल के लिए ये मसला दोबारा पैदा हो रहा है कि कम लागत और वाफर मिकदार में हथियारों से लैस मुखालिफ के ख़िलाफ़ कैसे लड़ा जाए। ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी सिचुएशन है कि यमन से जो भेजे जाते हैं ड्रोन्स या जो मिसाइल, उनकी कीमत चंद हज़ार डॉलर होती है, लेकिन उनके मुकाबले में जो रोकने की लागत है उसमें इसराइल के दसियों हज़ार डॉलर खर्च हो रहे होते हैं। एक इसराइली तज्ज़ियाकार ने मज़ीद कहा कि चूँकि उनके लिए हर चंद दिनों और हफ्तों में इसराइल की तरफ एक ड्रोन या मिसाइल भेजने की लागत बहुत कम है, तो वो ये जंग जीत सकते हैं, वो ये काम मुसलसल कर सकते हैं। और मैंने कहा एक रिपोर्ट में बताया कि 1000 बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने तैयार रखे हुए हैं। चंद दिन पहले जो इसराइली एक जनरल हैं उन्होंने कहा कि यमन के साथ जंग सालों तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा, वज़ाहत की कि सना की ताकत की छवि को मजबूत करने वाली बात यह है कि वो अभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ मैदान जंग में, यानी हिज़्बुल्लाह जो है वो उसका इस वक्त तक हम देख सकते हैं कि वो सीज़ फायर में है, हमास लड़ रही है और दूसरे इराक़ी मुज़ाहमत पीछे चली गई, तो इस वक्त यमन लड़ रहा है। इसराइली जनरल ने यह कहा कि ये उनकी ताकत है कि वो लड़ाई जारी रखे हुए हैं। इसराइली जनरल ने कहा कि यमन के ख़िलाफ़ जंग में दरपेश चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं, ख़ास तौर पर लागत और साजो सामान के हवाले से। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसराइली फ़ौज की जो सलाहियतें हैं वो सरहदों के हिफाजत जैसे मुकामी मिशनों तक महदूद हैं। उसकी ये सलाहियत नहीं है कि वो 2000 किलोमीटर दूर जाकर लड़ सके। तवील फासले की कार्रवाइयों के लिए दरकार तैयारी और वसाइल उनके पास मौजूद ही नहीं है। ये इसराइल खुद कह रहा है, वाशिंगटन पोस्ट में ये लिखा हुआ है। दूसरी जानिब यमनी मुसल्लह अफवाज शिद्दत का जवाब शिद्दत से देने के लिए तैयार हैं। अंसारुल्लाह तहरीक के सियासी बेवरों ने एक बयान में कहा कि जो इसराइल के मुल्क पर किए गए मुतअद्दिद हमलों के बाद आया है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि यमन इसराइली जारहियत का फौरी जवाब देने के लिए हर वक्त और हमा वक्त तैयार है और सना किसी भी कीमत पर अपने दफा के लिए पुरज़्म है और उसके पास ये सलाहियत है। मज़ीद उन्होंने कहा कि तहरीक के जारी करदा एक बयान में कि ऐसे हमले और जारहियत यमनी अफवाज को और अवाम को फ़लस्तीनी अवाम और गज़ा की हमायत से महबाज नहीं रख सकती। यानी उनका कहना था कि ये सिलसिला जारी रहेगा और जारी रखेंगे। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल या सारी ने गुज़िश्ता जुमे जो खिताब किया था उसमें कहा कि यमन ने फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए मकबूजा याफा यानी तेल अवीव में बिन गोरैन हवाई अड्डे को निशाना बनाया और ये एक आला दर्जे का ऑपरेशन था। उनका वहाँ पे ऑपरेशन रुका। इस फौजी कार्रवाई के अंदर हवाई अड्डे की तमाम तर मामलात रुके, वहाँ पे धमाका भी हुआ
اور ان تمام رپورٹس بھی سامنے آئیں. ظاہر سی بات ہے وہ کامیاب ہوئے, روک تھام کی تمام کوششوں کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے اور کامیابی تک اپنے ہدف تک پہنچے, اور یہی بے چینی ہے اسرائیل کو. جانی نقصان کی بھی اطلاعات اس میں سامنے آئی ہیں, ہوائی اڈے کی کارروائیاں معطل ہوئی ہیں, اور سب چیزیں ہم نے آپ سے گزشتہ ویلاگ میں بیان کی تھی. مزید انہوں نے کہا کہ یمن کی جو یہ UAV فورس ہے اس نے مقبوضہ تل ابیب میں ایک اہم اسرائیلی مقام کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا, جو کامیابی کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے. یہ بھی بہت بڑی ناکامی. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ایک جہاز کو نشانہ بنانے کی کارروائی کی ہے جس کے مالک کمپنی کی جانب سے ان کو بار بار کہا گیا تھا کہ مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں میں آپ نہیں جا سکتے, آپ پر داخلے پر پابندی ہے, اور یہ پابندی یمن نے لگا رکھی ہے, تو آپ یہاں سے نہیں جا سکتے, لیکن وہ گئے ہیں, تو اس وجہ سے نشانہ بنایا. اب بات کرتے ہیں سیریا کی, جہاں ایٹمی حملے کی خبروں نے دنیا بھر میں تشویش پیدا کر دی ہے. خصوصاً بات کریں ایک ایسا اقدام جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے. اسرائیلی فورسز نے گزشتہ ہفتے کو شام کے شہر طرطوس میں ایک اسلحے کے گودام پر فضائی حملہ کیا. اس کی رپورٹس ہمارے پاس تاخیر سے آئیں, اس لیے تاخیر سے آپ کو بتا رہے ہیں. اس زبردست حملے کے ذریعے اسرائیل نے مبینہ طور پر شام میں واقع اسکندر میزائل کی سہولت کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے. رپورٹس میں یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ حملے میں ہونے والا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ سنگین تھا اور بہت زیادہ تھا, اور اسرائیل کی جانب سے جو حملہ کیا گیا اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک چھوٹے جوہری ہتھیار کا استعمال ہے, یہ اسی سے ممکن ہے جو کچھ ہوا ہے. اب اس کا جو تفصیلات جو سامنے آئی ہیں وہ حیران کن ہیں, وہ تشویشناک ہیں, لیکن دنیا کا پتن ضمیر کہاں سویا ہوا ہے. اسرائیلی حملے کی بات کریں تو ایک زبردست دھماکہ جب ہوا تو 3 شدت کا زلزلہ آیا, اور یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ 820 کلومیٹر دور ترکی کے شہر ازنک تک محسوس کیا گیا. مزید یہ کہ روسی میڈیا کی ایک تنظیم ہے, اس نے بتایا کہ اسرائیل نے جنگی جہاز سے ایک نئے میزائل کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا. تاہم کچھ رپورٹس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہاں امریکہ کا جو جوہری بم ہے جس کا نام ہے B-61, وہ ہتھیار جو تھا وہ یہاں پہ داغا گیا ہے. رپورٹس کے مطابق مزید کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے ریڈیو ایکٹیو انوائرمنٹل مانیٹرنگ نے حیرت انگیز طور پر ترکی کے اور قبرص میں دھماکے کے 20 گھنٹے بعد تابکاری کی مقدار میں اضافہ پایا ہے, جو واضح طور پر ایک ثبوت ہے کہ ایٹمی بم گرایا گیا ہے. یہ ایک چھوٹے جوہری حملے کی نشاندہی کرتا ہے. اسرائیل خطے میں جنگی جرائم میں مسلسل پہلے ہی سے ملوث ہے. اب اس نئے انکشاف کے بعد کیا عالمی ضمیر کے جاگے گا یا اس کی خاموشی پر ہم ماتم ہی کریں گے, یہ تو آئندہ آنے والے چند دن بتائیں گے. لیکن بہرحال سیریا اور ترکی کی حکومتیں دونوں اس پر بالکل انہوں نے زبانیں بند کی ہوئی ہیں, گنگ ہیں وہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ نگہبان.